जी बच्चों, स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? नहीं होगी, सॉरी। स्क्रीन विजिबल है बच्चों? यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो बेटा गुड लास्ट आफ्टरनून क्लास, सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करें आज की क्लास। यस सर। जी बेटा। तो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। उसके अलावा आर और एच के बीच में एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमने निकाला था। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस भी हम सोल्व कर चुके हैं। उसके अलावा हमने लास्ट टर्न पे एक और टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट। किसी हाइट से जब हम प्रोजेक्शन करेंगे तो उस केस के लिए भी हमने कुछ डेटाज कैलकुलेट किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब हमने प्रोजेक्शन किया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया था फ्रॉम सर्टेन हाइट, तो उसके लिए हमने वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट किया था। यहाँ पे जो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिलने वाला था या हॉरिजॉन्टल रेंज मिलने वाली थी, ये भी हमने बच्चों कैलकुलेट की। बच्चों, अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत इन चीजों में कैलकुलेट करने में, बताइएगा। नो, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट। किसी हाइट से हम पार्टिकल को ओब्लिक्यूली प्रोजेक्ट करेंगे। जब मान लीजिए कि एच हाइट की बिल्डिंग से मैंने थीटा एंगल पे यू स्पीड से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो पार्टिकल इनिशियली हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। इट मींस it has certain velocity in x direction and this velocity will be u cos theta. Yes or no बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए, similarly the particle will have certain velocity in y direction also, and this velocity in y direction will be, बोलिए, U sin theta. u sin theta। चलिए, हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव x डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन भी पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाई डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लेता हूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को पॉजिटिव, नेगेटिव वाई डायरेक्शन को नेगेटिव। सिमिलरली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। आर यू ओके विद दिस साइन कन्वेंशन? यस और नो? Yes, sir. यस। चलिए, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा। ठीक है जी, पॉजिटिव इसलिए लिख दिया मैंने क्योंकि दोनों या तो पॉजिटिव x या पॉजिटिव y में है, तो नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0 and acceleration in y direction is minus g. Okay? Yes, sir. Yes, very good बेटा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें velocity in y direction at any time t will remain constant as u cos theta, and in y direction vy will be equals to u sin theta minus gt. ओके, हम ऑलरेडी 2 से 3 बार ये बात कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से इन चीज को हम देख सकते हैं कि ux की वैल्यू ये हो जाएगी, vy की वैल्यू ये हो जाएगी बच्चों। वेलोसिटी वेक्टर की बात करें किसी t टाइम पे, तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ओके बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू ux इंटू टी, या फिर हम कह सकते हैं
u cos theta into t and displacement in y direction will be equals to, बताइए कौन कौन बता सकता है? What will be the equation for displacement in y direction? सरबजीत बताइए बेटा। तो u sin theta t minus half gt square. u sin theta t minus हाफ gt स्क्वायर। तो ये कुछ वेलोसिटी वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा हमारे लिए। दैट इज u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर जे के बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके लिए अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट, वो भी हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार के लिए कर लें बच्चों, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करें, क्योंकि अब हम ज्यादा फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, हम चीजें निकालना सीख चुके हैं बच्चों। तो आई थिंक इनको अब हॉरिजॉन्टल रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी इसके लिए फॉर्मूले अवॉइड करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू हम इन्हें सोल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूले हमने लिख लिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के, वही फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, उनको डायरेक्ट यूज करो। बाकी अगर किसी हाइट से ओब्लिक्यू प्रोजेक्शन या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है तो उसके लिए आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाइए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, Yes, sir. चलिए एक सेकंड में चार्जर लगा देता हूं बेटा। चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा। A body is projected upward a body is projected upward a body is projected upwards with speed 100 meter per second at an angle 30 degree from horizontal from top of a tower of height from top of a tower of height 120 meter. Then find out time after which body reaches the ground. Find out. Then find out time after which body reaches on ground. Reaches on ground. देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये एक 120 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से हमने एक 120 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग ले लेते हैं। ठीक है, इसके टॉप से हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पे, बच्चों हॉरिजॉन्टल से 30 एंगल पे इस पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया विद ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये क्या करेगा, पहले पार्टिकल यहां से कुछ ऐसे जाएगा और फिर ये ग्राउंड पे आ जाएगा। हमें निकालना है
time after which it reaches the ground. Time after which it reaches the ground. चलिए, तो अगर हम बात करें velocity in x direction, तो velocity in x direction will be 100 cos 30. cos 30 की वैल्यू होती है बच्चा √3/2, so it will be 50 √3 मीटर पर सेकेंड. velocity in y direction, अगर velocity in y direction की बात करें तो it will be 100 sin 30 and it will give 100 into 1/2, that will give 50 मीटर पर सेकेंड. तो velocity in y direction is 50 मीटर पर सेकेंड. तो अगर हम y डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करें, इफ वी कंसीडर द मोशन इन y डायरेक्शन, तो इनिशियली वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है बच्चों? 50 मीटर पर सेकेंड. और डायरेक्शन ऊपर की तरफ. यस और Yes, नो? sir. फाइनली ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया. फाइनली अगर मैं देखूं बॉडी यहां थी इनिशियली, यहां पे आ गई, तो अगर हम बात करें कि बॉडी का वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन वाई डायरेक्शन व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड? So 120 meter. 120 मीटर. और अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफिक करें बात, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन -120 मीटर, बिकॉज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर की तरफ की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की तरफ की डायरेक्शन नेगेटिव है. तो द डिस्प्लेसमेंट इज -120 मीटर. चलिए, वाई डायरेक्शन के लिए मोशन की इक्वेशन हमने लिखी थी कि y इज इक्वल टू होता है u cos थीटा या u y इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. यही थी बच्चों? यस और नो? Yes, sir. वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो इट विल बी 120 इक्वल्स टू वी यू आई की वैल्यू हमारे पास 50. सिंस यू आई ऊपर की डायरेक्शन में है तो ये 50 पॉजिटिव आ जाएगा. जी को ऑलरेडी हम नेगेटिव लिख चुके हैं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है जी, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा, देखो जी की वैल्यू 10 है, तो ये 10, ये 5 रह जाएगा, ये 12 रह जाएगा. तो -12 इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर बाई 2. यस और नो बच्चों? जी की वैल्यू को 10 अज्यूम करके 0 से 0 मैंने लेफ्ट और राइट साइड में कैंसिल आउट कर दिया है. तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी. अब 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -24 इज इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर, एंड द इक्वेशन बिकम टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 24 इक्वल्स टू 0. ठीक है बच्चों? चलिए, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है. फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन की, तो -10t के 2 फैक्टर में कर दूं, ऐड करें तो -10t मिल जाए, मल्टीप्लाई करें तो -24t स्क्वायर मिल जाए. क्या हो जाएंगे बच्चों? So 12 and 2. 12 and 2. So t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2t माइनस 24. यही बोलना चाह रहे थे आप लोग? Yes, तो sir. ये हो जाएगा t कॉमन ले लिया तो t -12 प्लस 2 इंटू टी -12 विल बी इक्वल टू 0. ये हो जाएगा t प्लस 2 एंड t -12 विल बी इक्वल टू 0. यहाँ से t की 2 वैल्यू आ जाएगी, -2 एंड +12. t की -2 वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो एक्सेप्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी? t विल बी इक्वल टू 12 सेकेंड. So the particle will strike the ground after 12 second. क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. यस. चलिए, मान लीजिए अगर हम बात करें सेम क्वेश्चन में, at what distance from the foot of tower, at what distance from the foot of tower, at what distance from
the foot of tower, the particle will strike the ground. Particle will strike the ground. तो बेसिकली ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेंज कि बिल्डिंग के या टावर के फुट से पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे स्ट्राइक करेगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बताइएगा। क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों आर के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x इक्वल्स टू ut होता था। अगर यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी r, u की वैल्यू कितनी है बच्चों 50√3 multiplied by total time in which it strike the ground and it is 12, so it will be 12 पंजे 600 600√3 मीटर। yes or no? is it okay? Yes, sir. तभी उत्कर्ष, Yes, sir. आर्यन, यस सर। क्लियर है ना बात। चलिए यस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने टाइम निकाल लिया इसके लिए, आर रेंज निकाल ली, ये तो सेकंड पार्ट था हमारा। चलिए क्या आप मुझे वेलोसिटी बता सकते हैं, द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, बताइएगा बच्चों। आर यू सॉल्विंग बच्चों? Sir, 50√3 I cap minus 70 J cap. 50√3 आई केप माइनस 70 जे केप। ओके बेटा, कोई और आंसर बच्चों? चलिए लेट्स चेक इट। किसी बच्चे को सोल्व करने के लिए अभी भी टाइम चाहिए होता है। जनरली क्या होता है बच्चों, एक या दो आंसर मिलते ही मैं आगे प्रोसीड कर देता हूं। इन केस अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिनट और लगने हैं, 1 मिनट या आधा मिनट का टाइम है, मैं इसे सोल्व कर सकता हूं, तो आप बता दीजिएगा कि सर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे थे बच्चों, क्या हो जाएगी वेलोसिटी देखो। एक्स डायरेक्शन में तो हमें पता है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सो द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल बी 50√3 मीटर पर सेकेंड, बट फॉर वाई डायरेक्शन वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। ठीक है जी, तो यू वाई की वैल्यू क्या है बच्चों, यू वाई की वैल्यू है 50 माइनस
10 इंटू टी है 12 सेकेंड में पार्टिकल हाइट h से ग्राउंड पे आ रहा है, तो Vy will be equals to 50 minus 120 degree and it will be minus 70. Minus denotes the direction of velocity get changed. So the velocity will be 50 root 3 I cap minus 70 j cap. ओके बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके। चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन का। अब क्या किया बच्चों मैंने, मान लीजिए एक टावर ले लिया है, एक टावर ले लिया है मैंने 100 मीटर हाइट का। द हाइट ऑफ टावर इज h इक्वल्स टू 100 मीटर, और इसके टॉप से हॉरिजॉन्टल से बच्चों, अब मैं जो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ फेंकता था उसके बजाय हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ 45 डिग्री के एंगल पे इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 40 रूट 2, इनिशियल वेलोसिटी 40 रूट 2 मीटर पर सेकेंड से एक प्रोजेक्टाइल या एक पार्टिकल को मैंने थ्रो किया है 100 मीटर की बिल्डिंग से। ये नेक्स्ट केस हो जाएगा। इस केस में भी सेम हम बात करें तो फर्स्ट हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड हमें निकालनी है रेंज, थर्ड निकालनी है वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वेलोसिटी विद विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। चलिए आप सोल्व करेंगे बच्चों, पहले आप कीजिए। 1 बाय 1 टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, रेंज निकालिए, वेलोसिटी निकालिए जिससे वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हुआ? यस सर। कितना आया बेटा? सर 8 सेकंड। 8 सेकेंड। ठीक है बेटा, और किसी के बच्चे के हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट? चलिए देखिएगा बच्चों, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करें वेलोसिटी की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 40 रूट 2 cos 45 and it will be equals to cos 45 होता है 1 upon root 2, so it will be 40 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली y डायरेक्शन की बात करें तो it will be 40 रूट 2
साइन 45 और ये भी हमारे पास आ जाएगा बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड। बट जो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, अगर हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। यस और नो? भाई इसका Yes. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा इधर की तरफ, वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा हमें इधर की तरफ। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज -40, हाइट ऑफ टावर इज 100, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 100 मीटर। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस का 100 मीटर। y इज इक्वल टू क्या होता था मेरा, y इज इक्वल टू हो जाता था माइनस UYT, माइनस लगा दिया क्योंकि इनिशियली जनरल इक्वेशन लिख देता हूं मैं, तो UYT माइनस हाफ GT स्क्वायर, y की वैल्यू है -100, इट विल बी इक्वल्स टू UY जो की है -40 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 100 इज इक्वल्स टू 40t प्लस 5t स्क्वायर divided by 5 on both side. I will get 20 is equals to 80 plus t square, and the equation become t square plus 8t minus 20. ओके बच्चों, चलिए फैक्टराइज कर देते हैं, तो 8t को मैं ब्रेक कर देता हूं, 10t माइनस 2t। ठीक है जी, तो टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 2t माइनस 20 विल बी इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा t इंटू टी प्लस 10 माइनस 2 इंटू टी प्लस 10 विल बी इक्वल टू 0, तो यहां से हमें मिल जाएगा t माइनस 2 इंटू टी प्लस 10 विल बी इक्वल टू 0। t की अगेन मुझे दो वैल्यू मिल जाएगी, t इक्वल टू 10 एंड t इक्वल टू -10, माइनस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, सो t इक्वल टू 2। 2 सेकेंड में पार्टिकल ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द पार्टिकल इज 2 सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज, बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट हुई किसी के? 80 meter. 80√3. 80√3. Actually, in x direction, velocity is 40 meter per second and time is 2 seconds. So it is 80 meter only. Okay, beta? The second part. And the third Yes. part, velocity with which it strike the ground. V equals to क्या हो जाएगा देखो, V equals to, अच्छा x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, ux इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। vy की बात करें तो vy क्या हो जाएगा, uy माइनस gt, uy की वैल्यू है -40 माइनस 10 इंटू 2, तो ये हो जाएगी -60 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी विल बी v equals to 40 I cap minus 60 J cap। ओके बच्चों, Yes, sir. ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे सिंपल सिंपल से ये क्वेश्चन बनेंगे ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन के लिए। चलिए अब हम यहाँ पे एक नई टर्म सीखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, the angle made by line of sight from horizontal is called angle of elevation। इसके भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप के बनते हैं। इट इज एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट, एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लीजिए बच्चों कि हम यहाँ पे साइट कर रहे हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ साइट हो गया ग्राउंड से, यहाँ पे हम
व्यू कर रहे हैं, तो एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल, ये जो एंगल हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ, यही क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। दिस एंगल अल्फा इज कॉल्ड line of sight sorry angle of elevation। ओके बच्चों, अब अगर हम यहाँ पे Yes, बात yes, sir. करें, ये एंगल हमने अल्फा बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन का। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इसका बेस x है और इसकी हाइट h है, तो द टेन थीटा इज इक्वल्स टू या टेन अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, h अपॉन x के बराबर हमें ये मिल जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, yes, sir. चलिए, तो इस पे बेस एंगल ऑफ एलिवेशन पे बेस एक क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल theta from horizontal with speed u find out angle of elevation when body reaches at highest point seen from point of projection, क्वेश्चन दिया हुआ है, a body is projected from ground at an angle theta with speed u, find out angle of elevation when body reaches at highest point seen from point of projection। देखिएगा बच्चों, मान लीजिए ये एक पार्टी हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल से मैंने एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और ये ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी उसकी कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, ये इनिशियली मैंने उसे u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। अब बच्चों हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यस और नो, Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा मेरा हाईएस्ट पॉइंट। इस हाईएस्ट पॉइंट को अगर मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वॉच करूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, और इस हाईएस्ट पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वॉच करूं, तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा एंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल का जो एंगल होता है यही हो जाएगा बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यस और नो, Yes, sir. ये अल्फा की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। बच्चों ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इस ट्रेंगल में जो बेस हो गया, क्या उस बेस को मैं लिख दूं r/2, इट इज हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। यस और नो, Yes, sir. यस इट इज हाफ ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। चलिए अब इस ट्रेंगल में अगर मैं देखूं, तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ tan अल्फा, tan alpha is perpendicular upon base, and in this triangle perpendicular is h and base is r/2। Yes or no? Yes, Yes, sir. sir.
यस वेरी गुड बेटा। चलिए तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू एच अपॉन आर। और बच्चों कल हमने एक सोल्व किया था कि आर बाई एच इक्वल टू क्या होता है, इज इट 4 अपॉन 10 थीटा? Yes, sir. Yes, 4 sir. upon 10 theta. So the value of h upon r will be 10 theta by 4. ये वैल्यू मैं Yes, यहाँ sir. पे पुट कर देता हूँ, ये तो जनरल एक्सप्रेशन है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। सो द 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू एच अपॉन आर, डेट इज 10 थीटा बाई 4, और 10 अल्फा विल बी इक्वल टू 10 थीटा बाई 2। ओके बच्चों, क्लियर है बात? यस। Yes, sir. चलिए तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी मिल सकते हैं कि मान लीजिए अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, इफ व्हाट इफ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हुआ, तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? So tan inverse 1/2. कैलकुलेट अल्फा। क्या बता रहे हो बेटा? टेन इनवर्स 1/2. वेरी गुड बेटा। अगर थीटा इक्वल्स टू 45 हुआ तो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 45 divided by 2, so it will be equals to 1 by 2, and alpha is equals to 10 inverse 1 by 2। ओके बच्चों, चलिए 1060 होता Yes. तो क्या होता है अल्फा की वैल्यू? 410 थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। So tan inverse √3/2. 10 इनवर्स रूट 3 बाई 2। 10 इनवर्स रूट 3 बाई 2 कितना होता है बेटा? कुछ नहीं होता, कोई नॉन वैल्यू नहीं होती एक्चुअली, है ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम। 10 इनवर्स रूट 3 बाई 2। ओके बेटा, चलिए तो इस तरीके से आप एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस वेरी गुड बेटा। चलिए अब इसमें कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं बेटा कि जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। A projectile is projected. A projectile. A projectile is projected at an angle theta. At an angle theta with speed u from ground ठीक है। Calculate the vertical component of velocity. Calculate the vertical component of velocity. Calculate the vertical component of velocity at the instant, at that instant the instantaneous velocity, the instantaneous velocity is perpendicular. The instantaneous velocity is perpendicular to the initial velocity. A projectile is projected at an angle theta with speed u from ground. Calculate the vertical component of velocity at that instant. The instantaneous velocity is perpendicular
टू द इनिशियल वेलोसिटी। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या हमें दिया हुआ है। Yes, sir. वेरी गुड। तो समझिएगा बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया हमारे पास। यहां से किसी पार्टिकल को हमने इनिशियली थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है। इनिशियली थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से हमने इसे प्रोजेक्ट कर दिया है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इधर की तरफ। किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी है v, v वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है, इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है इधर, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है इधर, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? इज दिस एंगल इज 90 डिग्री, यस और नो? Yes, sir. क्या Yes, हो गई sir. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर? यस। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो वेलोसिटी जो इस इंस्टेंट पे है वो v मान लेते हैं। अब देखना बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये यहाँ पे ग्राउंड से मिल रहा होगा कुछ, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया होगा बच्चों? इस ट्रेंगल में आप 90 बात minus. करेंगे 90 माइनस थीटा। इस ट्रेंगल में आप बात करेंगे, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके दो कंपोनेंट कर लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अगेन यहाँ पे इस छोटे से ट्रेंगल में देखोगे बेटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या थीटा लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. Yes, यस। sir. तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाएगी। और अगर यहाँ पे मैं देखूं, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये u cos थीटा हो जाना है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये u sin थीटा हो जाना है। सिमिलरली इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा। ठीक है बच्चों, सिंस डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ आ रही है, तो माइनस लगा देते हैं। चलिए, अब हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, यस और नो? पढ़ा था हमने। Yes, sir. Yes, sir. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो कैन आई राइट u cos थीटा विल बी इक्वल्स टू v sin थीटा, यस और नो? u cos theta is equals to v sin theta, and v will be equals to u cos theta upon sin theta। क्या हो जाएगा ये? u cos theta upon sin theta के बराबर v की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालना था बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? माइनस v cos theta। क्या है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी? माइनस v cos theta है। So the vertical component of velocity Vy will be equals to minus into V। V की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों, u cos theta upon sin theta multiplied by cos theta। So Vy is equals to u cos square theta upon sin theta। ओके बच्चों, vertical component of velocity will be minus u cos square theta अपॉन sin थीटा के बराबर मिल जाएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. यस। चलिए, एक चीज और बताइए, अगर हम बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, टोटल जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मैं लिख देता हूं u इज इक्वल टू u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा जे के। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो मेरी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उसका वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों?
वो हो जाएगा v cos सॉरी v sin थीटा है ना बेटा ये, तो ये हो जाएगा v sin थीटा i कैप माइनस v cos थीटा j कैप। बच्चों क्या आप बता सकते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ u डॉट v? वेक्टर u डॉट वेक्टर v की वैल्यू क्या हो जाएगी? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या होता है? uv cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, cos 90 जीरो होता है, तो क्या दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो? यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस। तो बच्चों ऐसी बहुत सी कंडीशन हमें मिल जाएगी जहां पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें वैल्यूज दे दी जाए तो इनको फर्दर हम इस रिलेशन को यूज करते हुए u डॉट v इक्वल्स टू जीरो, इस रिलेशन को यूज करते हुए भी वैल्यू निकालेंगे बेटा, ठीक है ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा। चलिए, तो इस तरीके से ये कुछ कंसेप्ट्स बनते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के। इनके क्वेश्चंस आप सोल्व कीजिए ताकि चीजें टाइम टू टाइम और क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा पार्ट आता है अब इस चैप्टर का, मोशन इन अ प्लेन, वो आता है सर्कुलर मोशन। द रिमेनिंग लास्ट पार्ट इज सर्कुलर मोशन। दो टाइप के सर्कुलर मोशन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ी बहुत नॉलेज, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज हम छोटी क्लासेज में लेके आए हैं अबाउट सर्कुलर मोशन, ठीक है? तो जो कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करे, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है sir. जी। व्हेन अ पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है बच्चों, हम उसे दो टाइप से स्टडी करते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो द टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। और किसी भी पार्टिकल का किसी भी सर्कुलर पाथ पे जो मोशन हो सकता है बच्चों, दो टाइप का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो बेसिकली हम सर्कुलर मोशन को दो ब्रॉड कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जनरल डे टू डे लाइफ में कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं जहां पे पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करे बच्चों? कोई एग्जांपल नहीं है। Sir, मूवमेंट ऑफ sir, वॉल हाँ क्लॉक। बोलिए बेटा। the Earth सर revolve around मूवमेंट the ऑफ वॉल sun. क्लॉक। चलिए, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। बच्चा इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ एग्जैक्टली नॉट मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज मूविंग इन एन इलिप्टिकल पाथ। तो इसको फिलहाल हम इस एग्जांपल से दूर रखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया बच्चों आपने? सर मूवमेंट ऑफ क्लॉक। मूवमेंट हैंड ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्लॉक, वेरी गुड। टिप ऑफ, अच्छा इसमें भी हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ टिप ऑफ हैंड ऑफ ए क्लॉक, ठीक है जी। तो जो टिप होगी उसकी क्लॉक के हैंड की, वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है बिकॉज इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूं, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, if a particle moves along a circular path, along a circular path
with constant speed then it is said to be in uniform circular motion. एग्जाम्पल हम यहां पे लिख सकते हैं, motion of the tip of second hand of a clock. Motion of tip of a second hand of clock. या फिर हम कह सकते हैं motion of a point on rim on a wheel rotating uniformly. Motion of a point on a rim of a wheel rotating uniformly. ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कोई व्हील है, व्हील की जो रिम है, रिम पे जो पॉइंट है, अगर व्हील आपका यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है तो व्हील की रिम पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो वो पॉइंट भी बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. वेरी गुड। चलिए, अगर कुछ और बातें हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं, मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ की रेडियस आर हमने मान ली, ये एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर हो गया। क्या चीज कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है बच्चों। सर्कुलर पाथ, रेडियस आर, पार्टिकल की कुछ पॉइंट्स हम अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। बच्चों अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो पॉइंट ए पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? v हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. पॉइंट बी पे भी स्पीड v हो जाएगी, पॉइंट सी पे भी स्पीड v हो जाएगी, पॉइंट डी पे भी स्पीड v ही हो जाएगी बच्चों। तो स्पीड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ विल रिमेन्स v। बट अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी v ही रहने वाला है। स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी of particle at any instant of time is v and it remains constant। तो स्पीड की बात करें या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करें, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। बट अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की बच्चों, तो क्या ये भी कांस्टेंट रहने वाली है? क्या लगता है? Sir. हाँ? No, sir. नो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बेटा कंटिन्यू चेंज होता जाएगा। इट विल चेंज एट एवरी मोमेंट। जैसे अगर हम बात करें पॉइंट ए पे, तो एट पॉइंट ए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये हो जाएगी। पॉइंट बी पे बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर हो जाएगी। पॉइंट सी पे बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जानी है। पॉइंट डी पे बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी बात हम ऑलरेडी करके भी आ चुके हैं। हर पॉइंट पे देखें, जैसे जैसे
टाइम पास हो रहा है, टाइम वेरी निकल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है, मींस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज कंटिन्यूअसली। और हमने पढ़ा था बच्चों कि आइदर मैग्नीट्यूड में चेंज हो और डायरेक्शन में चेंज हो और दोनों में चेंज हो। अगर तीनों में से किसी एक चीज में भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों में से अगर कोई भी चीज चेंज होती है बच्चों, तो हम उसे वेलोसिटी का चेंज मानेंगे। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है, इफ द वेलोसिटी इज चेंज देन द मोशन इज एक्सिलरेटेड। यस और नो? वेलोसिटी कब चेंज Yes, होती है? sir. जब Yes, पार्टिकल sir. एक्सिलरेट करता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सिलरेटेड मोशन। ओके, Yes, sir. तो a uniform circular motion, a uniform circular motion, a uniform circular motion is an accelerated motion। चलिए, तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहेंगी और कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेरी करेंगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वांटिटीज दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और यहाँ पे लिख देते हैं क्वांटिटीज दैट चेंजेज। तो सबसे पहले बात करें स्पीड, तो बच्चों स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट या चेंज होगी? Constant. Constant. कांस्टेंट। चलिए, स्पीड के अलावा और कोई क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहने वाली है बच्चों? Magnitude. Magnitude of velocity. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एक्चुअली वो वही होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये तो यहीं लिख देते हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई कमेंट? काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? Constant. कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। फर्दर क्वांटिटी दैट चेंजेस इज वेलोसिटी, मोमेंटम। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Momentum, Yes, sir. because velocity, momentum is mass time velocity, and direct, since velocity is changing, momentum भी आपका चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम वेरी होगा, कांस्टेंट रहेगा? Constant. Constant. कांस्टेंट रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम को भी हम इसी कैटेगरी में डाल लेते हैं। तो स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड, मोमेंटम आपका चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, और वेलोसिटी और मोमेंटम चेंज हो रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो फिलहाल हम लिख लेते हैं बच्चों, जो इसका एक्सेलरेशन है वो भी रेगुलरली कंटिन्यूअसली चेंज होता है, वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा। ओके बच्चों, अब ये कैसे Yes, होगा, sir. Yes, किस sir. टाइप का एक्सेलरेशन होगा, इसे कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू बच्चों। Thank you, you, sir. sir. Thank you. Yes, sir.